किसी भी देश का राष्ट्रीय नेतृत्व युवाओं को किस रूप में देखता है, किस रूप में निरूपित करता है? क्या भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व भारत के युवा बेरोजगारों को की भीड़ को उसे राष्ट्र की समस्याओं के रूप में निरूपित करता है, या उसे कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित करके देश को तरक्की के प्रशस्त रास्ते पर ले जाने के रूप में निरूपित करता है? यह ध्यान रखने योग्य बात है। आज मोबाइल हाथ में लिए हुए, कंधे पर लैपटॉप लटकाए हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता हुआ युवा मानव आधुनिकता का प्रतीक बन गया है। किंतु मेरा मानना है कि आधुनिकता मोबाइल लेकर चलने से, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से, विभिन्न उपकरणों का बदलाव करने से, जीवन शैली के बदलाव करने से ही नहीं है, बल्कि आधुनिकता तो वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा वह बिंब है जो जीवन को निरंतर गति, ऊर्जा और विस्तार प्रदान करता है, न कि उसे एक जड़ में, एक सीमित दायरे में कैद करता है। यह मेरा ऐसा मानना है। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे यहाँ कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश के लिए युवा शक्ति तो सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन युवा शक्ति का उपयोग करना सबसे आवश्यक होता है। हमारे समाज के अग्रणियों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो युवा शक्ति को सच्चे रास्ते पर ले जाएं, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों पर बनती है। भगवत गीता कहती है कि यद्यदा चरित श्रेष्ठस्य देवोत्तरः जनः सह्यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनु वर्तते। अर्थात समाज में जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो जिस प्रकार से आचरण करते हैं, संपूर्ण समाज उसी के अनुसार बर्ताव करने लगता है। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें भी एक युवा सन्यासी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि सदैव असत्य के प्रति तुम सावधान रहो, सत्य पथ का अनुसरण करो। अगर तुम सत्य के रास्ते पर चलोगे तो विजय तुम्हारी होगी। आने वाली शताब्दियां तुम्हारी बाट जोड़ रही हैं, आने वाले भारत का भविष्य तुम्हारी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। यदि अपने भारतवर्ष के संदर्भ में हम अगर गहराई से अध्ययन करें तो हमें साफ पता चलेगा कि जब भारत पर परकीय आक्रमण की काली छाया मंडरा रही थी और राष्ट्रीय युवा जो है अपने रास्ते से भटक गया था, तो उस समय एक युवा राष्ट्रवादी संत आदि शंकराचार्य ने सारे युवाओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए, सारे युवाओं को एक रास्ते पर लाने के लिए जगह जगह युवा संतों की टोलियां खड़ी कर दी थी। जगह जगह युवा संतों की टोलियां खड़ी करने के पश्चात भारत एक ऐसे सूत्र में पिरो दिया गया, एक ऐसे युवा के रूप में आगे बढ़ा जिसकी दुनिया को पहचान बना करके स्थापित किया है दुनिया में। और इसके साथ ही साथ जब स्वतंत्रता की बात आती है, स्वतंत्रता के समय जब अंग्रेजों की शासन भारत में चल रहा था, उस गुलामी के समय गुलामी का प्रतिकार करने के लिए युवाओं ने ही अपने जौहर दिखलाए। युवाओं ने ही उस समय स्वामी रामतीर्थ, स्वामी अरविंद और विवेकानंद जैसे युवा सन्यासियों से प्रेरणा लेकर के वीर सावरकर, भगत सिंह इत्यादि अन्य क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ करके स्वतंत्रता के दीप को प्रज्वलित किया। इस प्रकार हमारे भारत का इतिहास जो है वो इन सभी प्रकार के वीरों से भरा पड़ा हुआ है। अब हम आगे अगर किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो वो है कि भारत की जो युवा शक्ति है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है। भारत की युवा शक्ति, युवा अवस्था वास्तव में एक ऐसी चुनौती है जो स्वयं में चुनौती लेकर के आती है, स्वयं में ऐसी चुनौती लेकर के आती है कि यदि वह चाहे तो किसी भी मार्ग का अनुसरण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। वो महासागर की तरंगों को पार करके उदात्त लक्ष्य का अपने वर्ण कर सकती है, तो नकारात्मक ऊर्जा से संचालित होकर के और दिशाहीन होकर के वह कहीं न कहीं ढह भी सकती है। इस प्रकार की संभावना युवा शक्ति के साथ बनी हुई है। तो यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम युवा शक्ति को जगाएं, हम अपने युवा शक्ति का एहसास करें। मैं जानता हूं कि समाज के अग्रणियों को उनको इस प्रकार की भूमिका निभानी पड़ेगी कि वह अपने आप को जामवंत समझे। जिस प्रकार जामवंत ने हनुमान जी के बल को याद दिलाया और कहा कि का चुप साध रहा बलवाना, ठीक उसी प्रकार से हमें भी यह कार्य करना होगा, समाज अग्रणियों को यह कार्य करना पड़ेगा कि वह भी जामवंत बन करके हमारे युवाओं को जो कि हनुमान सरीखे हैं उनके बल को याद दिलाना पड़ेगा। तब जाकर के भारत जो है विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में वर्तमान में कुछ चुनौतियां व्याप्त हैं। आज भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार का बोलबाला है। पूरा भारत भ्रष्टाचार से ग्रसित है। विभिन्न मंत्री, नेता, चपरासी से लेकर के सभी भ्रष्टाचार में ग्रसित हैं। विदेश
पोषित आतंकवाद, खासकर चीन और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद जो है राष्ट्र की एक समस्या के रूप में है। लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रखर राष्ट्रवाद की अनुभूति युवाओं में हम जगाएंगे तो इस प्रकार की राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार की राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के लिए हमें युवाओं में प्रखर राष्ट्रवाद की अनुभूति जगाना पड़ेगा। याद रखिए कि एक आर्य समाज का संस्थापक हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने मात्र 14 वर्ष की अवस्था में ही, जबकि वो युवा थे, उन्होंने भारत में विजय पताका फहराने के लिए, विभिन्न कर्मकांडों का खंडन मंडन करने के लिए उन्होंने उस समय ही स्वयं घोषित संन्यास ले लिया और जगह जगह अनाथालयों, जगह जगह नारी उत्थान केंद्रों की स्थापना की। जगह जगह उन्होंने कर्मकांडों इत्यादि का विरोध करके भारत को एक सूत्र में पिरो करके युवा शक्ति को भारत के समक्ष रख करके आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस प्रकार ऐसे समाज अग्रणियों की मुझे लगता है कि ये भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। और आज बाजारवाद, मनोरंजनवाद जिस तरह की विद्रूपताएं लेकर के भारतीय युवा जनमानस को जिस तरह से प्रभावित कर रहा है, मुझे लगता है कि वह उनके लिए तो एक लाभ का सौदा हो सकता है। उनके लिए ये हो सकता है कि वो उससे थोड़ा बहुत लाभान्वित हो जाए, लेकिन वो किस तरह से युवाओं को नकारात्मक रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो युवाओं को दुर्भ्रमित कर रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। मुझे बड़ा शर्म आती है, मुझे बड़ा दुख भी होता है कि जब भारत का युवा नशाखोरी में, व्यभिचार में, इन गलत कृत्यों में पकड़ा जाता है, इन जगह लिप्त होता है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवा देता है। अरे हमें तो याद करना चाहिए उन युवकों को, उन नवयुवकों को जिन्होंने भारत को विश्व गुरु की पदवी दिलाई थी। और मुझे लगता है कि अगर हम उन महापुरुषों का अनुसरण करेंगे जो कि भारत को विश्व गुरु की पदवी दिलाने के लिए अग्रसर थे, तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। इस तारूढ़ ताप के तेवर से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। इस तरह से मेरा यहाँ से, इस मंच से भारतीय नौजवानों से आह्वान करता हूँ कि हे भारतीय नवयुवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? अरे उठ जाग, तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणीया, तेरी परम वंदनीया, तेरी दुर्गा, तेरी सस्यामलांचला, तेरी अन्नपूर्णा तुझे पुकार रही है। उठ उठ, उसके दूध की लाज रख, उसके उद्धार का तू बीड़ा उठा और मुक्त कंठ से बोल वंदे मातरम। याद रख, जो लाक्षागृह में जलते हैं सूरमा वही निकलते हैं। अरे तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि वर्तमान समय में चुनौतियां बहुत हैं, रास्ते बहुत ही कठिन है, लेकिन मेरा मानना है कि रास्ते जो कठिन है उन्हीं रास्तों में ही तो राह बनाई जाती है। यही तो वीरों की पहचान होती है कि वो इन कठिन रास्तों में भी अपना पथ प्रशस्त कर लेते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, समझो न जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। इस प्रकार युवा शक्ति अगर जागृत होगी तो भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा, क्योंकि भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कराने वाले अगर कोई थे तो वो युवा थे। भारत के युवाओं ने, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जिसमें इन्होंने अपना छाप नहीं छोड़ा। अपने पद छाप से हर जगह इन्होंने प्रभावित किया है भारतीय नवयुवकों ने। तो मुझे यह लगता है कि अगर भारतीय नवयुवक सही दिशा में संचालित होगा, सही दिशा में आगे बढ़ेगा, तो वह विश्व गुरु के पद पर भारत को पुनः आसीन करेगा। आज हमारी युवा शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर उसको सही मार्ग पर लेते जाए, मुझे जो समस्या दिखाई देती है कि उसे सही मार्ग नहीं मिल रहा है, वो भटका हुआ है, वो इधर उधर भटका हुआ है, तीन कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करे क्या ना करे की ऐसी स्थिति है। अगर वो सही मार्ग पर चलेगा तो वो विजय को प्राप्त करेगा। इस प्रकार मैं यहाँ पर अपने इस राष्ट्रीय स्तर के बाद भाषण प्रतियोगिता में अंत में यही कहना चाहूंगा कि हे युवकों, तुम जागृत हो, तुम उठो जागो, और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ये थे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के प्रतिभागी। आपदाओं का फन कुचल देंगे, इन हवाओं का रुख बदल देंगे। देखना एक दिन ये युवा इस राष्ट्र को नई शक्ल देंगे, इस राष्ट्र को नई शक्ल देंगे। और अगली प्रतिभागी हैं वेस्ट जोन से एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान। शील युवाओं को मेरा प्रणाम। मैं अपने भाव अपनी स्वरचित कविता द्वारा
प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आशा है आपको पसंद आए। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि युवा शक्ति क्या है। युवा शक्ति क्या है? दो राहों पर बहने वाली एक धारा, दो राहों पर बहने वाली एक धारा, एक जो मौसम के बदलाव में सूख जाए, दूसरी मिल समंदर में अमर हो जाए। एक जो मौसम के बदलाव में सूख जाए, दूसरी मिल समंदर में अमर हो जाए। या वो पतंग है, या वो पतंग है जो थामे अपनी डोर उड़े है, जो थामे अपनी डोर उड़े है, नव निर्माण की ओर उड़े है, नव निर्माण की ओर उड़े है। या वो जिसकी कट जाए डोर, या वो जिसकी कट जाए डोर, आंधियां दे जिसे तोड़, आंधियां दे जिसे तोड़, आंधियां दे जिसे तोड़। या पानी की एक बूंद, या पानी की एक बूंद जो गिरे सीप में मोती बन जाए, जो गिरे सीप में मोती बन जाए, जो मिले धरा से, जो मिले धरा से बेकार हो जाए, जो मिले धरा से बेकार हो जाए। या फिर हो सकता है वो एक चिंगारी, या फिर हो सकती है वो एक चिंगारी जो ज्वाला बनकर हो सब पर भारी, या हो सकती है वो एक चिंगारी जो ज्वाला बनकर हो सब पर भारी। या जलाकर स्वयं को लौ सा, या जलाकर स्वयं को लौ सा, उसके प्रकाश में हो जाए, उसके प्रकाश में हो जाए ये दुनिया जगमग सारी, उसके प्रकाश में हो जाए ये दुनिया जगमग सारी। आखिर क्या है युवा शक्ति? आखिर क्या है युवा शक्ति? सत्य ये भी है, सत्य ये भी है कि युवा तो है जैसे बसंत, सत्य ये भी है कि युवा तो है जैसे बसंत, युगों युगों से चले आ रहा है ये है अनंत, युगों युगों से चले आ रहा है ये है अनंत। इसको समझा है आज तक, इसको समझा है आज तक हर एक संत, इसको समझा है आज तक हर एक संत, हर एक संत। इसलिए युवा कभी ना हारा है, इसलिए युवा कभी ना हारा है। दृढ़ है जैसे कोई तलवार, दृढ़ है जैसे कोई तलवार, इसलिए युवा कभी ना हारा है। दृढ़ है जैसे कोई तलवार, जब पड़े उसका प्रहार, जब पड़े उसका प्रहार, हर बुराई की हो जाए हार, हर बुराई की हो जाए हार, हर बुराई की हो जाए हार। तभी युवा हो किसी भी देश, किसी भी प्रांत का वासी, तभी युवा हो किसी भी देश या प्रांत का वासी, हो कोई भी भाषा भाषी, हो कोई भी भाषा भाषी, हर मजहब और तहजीब को पार कर, हर मजहब और तहजीब को पार कर, वह सबसे पहले है अपने देश का वासी। जरा सोचिए, हर मजहब और तहजीब को पार कर वह सबसे पहले है अपने देश का वासी, वह सबसे पहले है अपने देश का वासी, वह सबसे पहले है अपने देश का वासी। पर ये क्या, शैतान ने हमारे युवा को पकड़ा, शैतान ने हमारे युवा को पकड़ा, नशे और बुरे हालातों में जकड़ा, शैतान ने हमारे युवा को पकड़ा, नशे और बुरे हालातों में जकड़ा, शैतान ने हमारे युवा को पकड़ा, नशे और बुरे हालातों में जकड़ा, बुराई गरीबी बेरोजगारी में से परेशान, बुराई गरीबी बेरोजगारी से परेशान, वह सदैव रोता है यही टुकड़ा, वह सदैव रोता है यही टुकड़ा, वह सदैव रोता है यही टुकड़ा। पर क्यों तड़पे हमारा युवा, क्यों तड़पे हमारा युवा बेमतलब, क्यों भड़के हमारा युवा, क्यों तड़पे हमारा युवा बेमतलब, क्यों भड़के हमारा युवा। कहने को तो युवा एक आवाम है, कहने को तो युवा एक आवाम है, पर उस आवाम के हाथों ही, उस आवाम के हाथों ही देश पताका, उस आवाम के हाथों ही देश पताका चढ़े परवान है, चढ़े परवान है। इसलिए इसको ना छोड़ो बेलगाम, इसको ना छोड़ो बेलगाम,
आज का यही है पैगाम, आज का यही है पैगाम, आज का यही है पैगाम। हम चाहें तो हमारे हाथ में ही है, हम चाहें तो हमारे हाथ में ही है युवा को शक्ति से मिलाना। हम चाहें तो हमारे हाथ में ही है युवा को शक्ति से मिलाना। हम चाहें तो हमारे हाथ में ही है युवा को शक्ति से मिलाना। कुम्हार सा रूप धारण करके, कुम्हार सा रूप धारण करके माटी की भी नई पहचान बनाना, माटी की भी नई पहचान बनाना, माटी की भी नई पहचान बनाना। इतिहास गवाह है हमारा, इतिहास गवाह है हमारा। श्रवण कुमार ने लेकर माता पिता को, श्रवण कुमार भी लेकर माता पिता को तीरथ पर चला था। श्रवण कुमार भी लेकर माता पिता को तीरथ पर चढ़ा था। भगत सिंह ने आजादी के समय नया इतिहास जड़ा था। भगत सिंह ने आजादी के समय नया इतिहास जड़ा था। श्रवण कुमार भी लेकर माता पिता को तीरथ पर चला था। भगत सिंह ने आजादी के समय नया इतिहास जड़ा था। हमारे देश का युवा, हमारे देश का युवा धरती पर ही नहीं अंतरिक्ष पर भी खड़ा था। हमारे देश का युवा धरती पर ही नहीं अंतरिक्ष पर भी खड़ा था, अंतरिक्ष पर भी खड़ा था। इसलिए तो जल हो थल या वायु, इसलिए तो जल हो थल या वायु, हर पल देखे हम युवा शक्ति, हर पल देखे हम युवा शक्ति, हर पल देखे हम युवा शक्ति। अमेरिका हो या हिंदुस्तान, अमेरिका हो या हिंदुस्तान, युवा शक्ति है हर समाज की पहचान, हर देश की जान, हर देश की जान, हर देश की जान। युवा शक्ति है हर समाज की पहचान, हर देश की जान, हर देश की जान। अब जरा सोचिए, अब जरा गौर फरमाइए इस बात पर कि अगर मैं यूं कहूं कि युवा शक्ति जो है वो एक बहती हुई धारा हो, युवा शक्ति जो है वो बहती हुई धारा हो, तो वो दो भाग में बढ़ जाती है। युवा शक्ति जो बहती हुई धारा हो वो दो भाग में बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम सही रास्ते पे डालें तो युवा शक्ति भी राह चुन लेती है सही, युवा शक्ति भी राह चुन लेती है सही। इसलिए जागो और अपने आप को पहचानो। जागो मेरे नौजवानों, अपनी शक्ति को पहचानो। जागो मेरे नौजवानों, अपनी शक्ति को पहचानो। तुमने ही चढ़ा था शिखर हिमालय, तुमने ही चढ़ा था शिखर हिमालय, तुमने ही बनाया ये महाविद्यालय, तुमने ही चढ़ा था शिखर हिमालय, तुमने ही बनाया ये महाविद्यालय। अपनी खून से तुमने सींची ये धरती, अपने खून से तुमने सींची ये धरती। इसी से हुई देश में प्रगति, इसी से हुई देश में प्रगति, इसी से हुई देश में प्रगति। तुमने सदैव किए प्रयास, तुमने सदैव किए प्रयास, तुमने कभी न मानी आस, तुमने सदैव किए प्रयास, तुमने कभी न मानी आस, तुमने सदैव किए प्रयास, तुमने कभी न मानी हार, मानी आस। पर हमें गर्व है तुम पर ओ नौजवानों, हमें गर्व है तुम पर और युवा शक्ति, क्योंकि तुमने हमें सिखा दी देशभक्ति, तुमने हमें सिखा दी देशभक्ति, तुमने हमें सिखा दी देशभक्ति। तो इसलिए हम सब आज मिलकर बोलेंगे कि जय जवान जय किसान, पर जय नौजवान, जय नौजवान, जय नौजवान। एक बात और कहूंगी कि युवा शक्ति की यही वो पहचान कि वो देश को आगे बढ़ाए, जन जन को आगे बढ़ाए और बने महान। जय नौजवान, जय नौजवान, जय नौजवान। जय हिंद, जय भारत। युवा शक्ति समाज का दर्पण है, युवा शक्ति राष्ट्र का अर्पण है, युवा शक्ति कृष्ण का सुदर्शन है, युवा शक्ति दृष्टिकोण का दूरदर्शन है। तो आमंत्रित है आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर के पार्टिसिपेंट। A time comes which comes rarely in history when we step out from old to the new, when the old age ends and the soul of the nation long suppressed finds utterance. Undeniably, that old age has ended.
Today, we the people of globalized India are distinguished. Our souls are aspirational, acquisitively aggressive. We are the people in whose hands the future of technology and IT resides. Today, we the people of India are seen as IT geeks rather than snake charmers. We have come a long way from Bullock cars to Toyota. Today, we the people of India have the power that is snapping at the heels of the global corporation. Today, we are finally not seen as orthodox, superstitious Indians, but as a country of buoyant youth. Indianization is showing its brilliant colors in every realm, and a plethora of resourceful youngsters, passionate players, far-sighted young leaders, scrupulous professionals, and budding entrepreneurs are the ambassadors of we, the people of India. Honorable judges, respected ladies and gentlemen, boys and girls, here's wishing you all a vibrant afternoon. This is Swaima Ahmed representing the Rashtra Sant Tukaroji Maharaj Nagpur University Central Zone, standing before you to throw light on the topic Youth Power. India is poised in the mission of transforming itself into a developed nation. The prime resource required for this transformation is the 540 million youth of a country who are below the age of 25 and our greatest wealth and tomorrow's citizens. Youth are a picture of a nation's future. They are a hope for tomorrow. India's youth constitutes a sizable, vibrant and resourceful segment of the society which has a burning desire to scale greater heights. Today's youth is the picture of hope and aspiration. One of India's salient feature is the human resource, out of which major chunk is the youth population. Encompassing the needs, rights and expectations of young India to the center stage should be our priority. The Rajiv Gandhi-led Congress government had reduced the voting age to 18, therefore introducing adult franchise in 1989. The reason behind it was, this is an expression of our full faith in the youth of the country, said the late Prime Minister then. But the million-dollar question is whether today's youth power is useless or useless. Ladies and gentlemen, the answer, of course, is useless. Therefore, let's take into cognizance the various factors responsible for this fiasco. 68 years of independence. Still the young India awaits a fresh lease of life. The young India craves for opportunities to prove its mettle. The tremendous potential, gusto, dexterity and youth power goes up in smoke and talent remains dormant due to the ruthless forces of dirty politics. Equal opportunity to political corruption, growing gap between the rulers and the ruled, illiberal temptations of the corrupt, scams, scandals, rapes, inflation, shrinking job opportunities, curriculum-based education system and what not. It seems India needs re-independence to become a launching pad for the youth power. Politicians seem not to have understood the young India. The reality is that 50% of India's population is below the age of 25 and 149.41 million people are in the age bracket of 18 to 22 years. These are the children of liberalization, born just before or after 1991, who have only known the market economy for plenty, who, with the social media, stay connected to their friends and loved ones, who do not have any barriers in their lives, who have social conscience, and of course, who watch news in real time and they react to it with same alacrity. Now contrast this with the creaky colonial superstructures that are delivering governance today. The choked judiciary that delivers justice in driblets, and a police force that considers its citizens with contempt. The clashes between the two classes are inevitable. The political class, more interested in feathering its own nest, is completely out of touch with the expectations of young India. The rising aspirations of this easily mobilized populace is putting constant pressure upon the establishment to align itself with the dreams of the youth power. Today,
We've seen the last few years have seen dark foreboding. Jobs have dried up, salaries have vanished, traveling or studying abroad has become exorbitant, and a general sense of optimism when a young professional enters the marketplace has been replaced by a pall of gloom. It is this environment of desperation, yes, it is this environment of desperation that has made Indian youth angry and not just restless. Ladies and gentlemen, how do you expect the youth force to spearhead the process of development in such a pathetic scenario? It's high time. It's high time that we, the people, awake from our deep slumbers and realize that we are Indian beggars sitting on gold mines. India is indeed capable of capitalizing its future status as a nation of youth, because whether in politics or in society, the youth part with its sheer number and magnitude can determine the trajectory of our nation. As Dr. APJ Abdul Kalam writes in The Wings of Fire, every youth has a divine fire in him. His aim should be to give wings to this fire. Ladies and gentlemen, the dire need of the hour today is creative leadership, because every young Indian, 21st century's greatest demographic asset, expects a peaceful and a prosperous nation with 3G. Good government, good economy, and good environment. To accomplish this basic goal and the basic mission, we require creative leadership. The voice of young politicians is crucial if the system has to change. Our education system needs to become job-oriented and also value-based, so that every youth skill set is developed, and which will ultimately lead to the manifestation of their skill, development, and potential. Coupled with this, a sensible and authentic media can be an instrument of socio-political change towards a sane society. We need creative citizenship and enlightened, indomitable spirit which can convert the bumper energy of youth into action. On a concluding note, I would like to echo the words of Swami Vivekananda. Brave, bold people. These are what we want. What we want is vigor in the blood, strength in the nerves, iron muscles, and nerves of steel, and not softening namby-pamby ideas. Think for yourself. Thank you and stay blessed. Swami Vivekananda rightly said, arise, awake, and stay not till you achieve your goal. With this, I invite the participant from Central Zone, University of Kerala, Central University of Kerala, Kasaragod. Depends on the education of its youth, said the wise scholar Diogenes. Honorable members of the jury, members of the participating university, and members of the 30th Inter-University National Youth Festival, a warm good morning to one and all. Physically, the youth represents the age group which is more vibrant, energetic, and vigorous compared to the rest of the sections of the society. And mentally, they represent a set of mind group which is able to conceive new ideas and changes rather than holding on to the old conceived notions and the stereotypes. J.K. Rowling wisely said, "Youth age is forgetful and foolish when it undermines the youth." With changing times and growing focus on youth, it is imperative that we focus on youth power and harness this power in the right and productive manner to get rich dividends from it. My dear friends, how can a small group of people be the all-important and be the all-deciding factor of the society? Politically, we see that the youth have been influencing in establishing and overthrowing the governments all over the world. Be it the case of ousting the Indonesian President Sukarno, the Umbrella Revolution in Hong Kong, the Occupy Wall Street protests, all over the world we have found that youth were capable of overthrowing the governments in all these countries. Taking the case of India, we find that youth played a major role, be it in the form of satyagrahis or revolutionaries in the Indian freedom struggle, and they still continue to inspire us today also. In the social movements also, we find that youth play a major role. They are the driving forces in the society. In the Indian scenario, we can take the case of dowry, untouchability, sati system, which could have
been abolished and eradicated only with the active participation of the youth. Thus, youth are the storehouses of infinite potential energy. They are like the mitochondria in a cell. Do not be deceived by the young age. They are like the tip of the iceberg. Beneath them, they possess vast creative talent and potential energy, which if harnessed can bring out creative results. Thirdly, we find that in the economical side, the recent history shows a rising trend of young entrepreneurs. Especially in Western countries, we find that a lot of young children, right from the schooling age, go out in the business ventures and try out new businesses instead of following someone else's shoes or the often set norms. The Indian scenario has a sorry figure in this respect. We are satisfied being the copycats of the Western culture or following someone else's shoes. In this regard, I would like to quote the Facebook revolution started by Mark Zuckerberg, which has in fact brought created a virtual world, a revolution, and realized the dream of global village literally. Thus, we see that the youth contributed a major role in bringing out economically a big revolution. They have been important factors in the dissemination of knowledge because they are the crucial link between the older generation and the children. They can impart knowledge to the illiterate adult population and at the same time be a motivating factor for the children. Also, they help in the democratic decentralization of the power. We find that youth can act as an extended arm of government, imparting and creating awareness among the masses, linking the masses with the government and play an active role in the society. How or why India needs to harness this youth power specifically? Because the population of India is mainly constituted by the youth, that is to say nearly 40%. 40% of its population decides the future of this country. They represent the future of India. Taking the demographic dividend, we find that by 2020, an average Indian is 29 years old, whereas in West Europe it is 45, China is 37, Russia is 49. So, as the world is getting older and older, India is getting younger and younger, which is a great boon for us. Moreover, by 2020, we find that India will have an additional surplus population of 47 million working people. This 47 million working people is ultimately going to decide the GDP and the progress of the nation. If we are able to harness this 45 million people in a right and channeled manner, we can get rich dividends from it. Their creative enthusiasm, zeal, and energy can create wonders for the society. What if we do not harness this youth energy in the right manner? Definitely, they will resort to the flip side and resort to crimes and be drug addicts. Which was very clear in the Mumbai serial blast, the terrorist caught Ajmal Amar Khasan, who was just 16 years old, and the horrendous gang rape in Delhi on December 16 is also a testimony to this fact. If the youth are led astray, if the youth are not given a proper direction, they can in fact create a social evil, or be social miscreants. We need to tap our youth and energy in a proper manner. Eric Hoffer once said, youth itself is a talent, a perishable talent. We need to stock up this talent, store them up in a well-defined manner so that we can get rich dividends from this talent. My dear friends, we all know that the youth power of a nation is ultimately going to rule the nation tomorrow. They are in the prime of their life and they represent the peak of their life. So they are having creative innovations, ideas and technological motivations which can help in bringing out revolutions in the society. The Youth Development Index constructed by the Rajiv Gandhi Institute for Youth Development Studies and tests showed wide varying ranges among the different states in the education and health scenario. We need to bridge out this gap among the different states so that the country as a whole has a uniform pattern for the education and health development and can progress as a whole. We can ensure the harnessing of youth power mainly by three measures. First of all, providing them with education. Education that is not outdated but updated with the latest technologies and innovations in the society. Education that is job-oriented, skill-oriented, technological, open-minded, scientific, logical, patriotic and research. We need to provide them with such an education. Secondly, we need to provide them with ample employment opportunities. The Indian scenario, if you look at, we find that a large number of youth, even after being highly qualified, trained and educated, are forced to migrate
came to other countries like Europe and US just because of the lack of opportunities that is in sync with their demands and aspirations. If we are able to give them proper opportunities and incentives in our homeland, think about the revolution and the big change it can make in our country. It can in fact change this brain drain into a brain gain. Remember, my dear friends, the ultimate development of a nation is not determined by its military or money power, but by the manpower. If you are able to convert this mass of young population, then turn this young-blooded mind people into a creative, talented potential, then tomorrow we can enjoy the rich fruits and dividends by seeing that India leading the world. Lastly, let me conclude by saying that youth is a matter of your nation and not just age. And the best example to quote is APJ Abdul Kalam, who, rather than showing the grey hair syndrome, is an inspiration and motivator for children and youth all over the world. So let's all join our hands together and work for a society, aspire for a society that can meet the aspirations and the demands of the youth. And we can also work for a nation that is not just youth in its population, but in its mindset. One is not young or old by the years, but by the nature. Let us not hold on to the preconceived notions and stereotypes and sit there still. But let us move with the time, advance ourselves, and let India grow together as a whole, not just a section of the population. Thank you. युवा शक्ति का प्रवाह है, युवा विकास का आधार है, युवा भविष्य का निर्माण है, युवा शक्ति ऊर्जा का ब्रह्मांड है। तो आपके सामने प्रस्तुत है प्रतियोगी नॉर्थ जोन दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। In December of 2012, I stood in the streets of India. I stood in the streets of India with people from all facets of this nation. I stood on the pavements of great cities with great histories. Pavements that are erected on earth, pavements that are walked upon by leaders, religious gurus, business elites, and one-legged beggars moving like snakes on the corridors. These were the streets that I walked on as a child, from my girlhood to adolescence to adulthood. These were the streets that I walked on watching from girlhood to adulthood to adolescence, watching through internet screens, watching with non-resident visas in hand. In December of 2012, I stood in the streets of India and I cried for justice. And my voice was heard. My voice shook every brick and mortar of the building that houses the parliament of this country. You must be wondering, how is it possible? Because I was not just an anonymous little girl. My voice was the voice of 500 million youth of this nation called India. A very good afternoon to all and sundry present here. Today, on this auspicious occasion of 152nd birth anniversary year of the youth icon of India, Swami Vivekananda, I occupy this esteemed pulpit to share my concerns, to share my views on the topic, youth power. As a comedian leaves the stage, as a comedian leaves the stage, making everyone laughing. Today, I promise you all that I will leave each one of you thinking. What is youth? Youth is not just a time of life. Youth is not just a time of life, it is the temper of will. It is the vigor of imagination, it is the quality of imagination, it is the vigor of temper. It is not just a time of life. Youth was not just a time of life for Khudiram Bose, who was hanged at the age of 18. Youth was not just a time of life for Kalpana Datta, who was killed in the Chittagong uprising. Youth was not just a time of life for Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Aruna Asaf Ali, Sarojini Naidu, Jai Prakash Narayan, and millions of unsung and unknown heroes who either perished or survived as physical wrecks in the jails of Andaman and Nicobar. Youth was this spirit
Youth was this spirit which could not be suppressed by the bullet of the British or the ideological sympathy of white man's superiority. Alas, gone are those days. Gone are those days. The spirit of patriotism today has evaporated in the smoke of cocaine. That sense of responsibility has vanished in the cosmos of social networking. Our culture, our values, our traditions have dissolved and disappeared in the flasks of beer. India today, standing at the brink of demographic dividend with two-thirds of its population judges below the age of 25, is bleeding. India, our nation today, is bleeding profusely because its youth today are the victims of political insensitivity. Its youth are the victim of nepotism. Its youth are the victim of corruption. Its youth are the victims of peer pressure. Its youth are the victims of drug abuse. Its youth are the victims of a dilapidated educational infrastructure which produces degrees and no jobs. Let me tell you, my friends, let us not wallow in the valley of despair and hopelessness. Even today, millions of eyes dream of joining army and civil services. It is the youth that have become the pallbearers of democracy, forcing every single party to reform their agenda and make it youth-centric. On the economic front, it is the youth that steered the IT software revolution. We Indians are proud of our entrepreneurs who are building companies on unique ideas, providing certain solutions for very basic problems. On the social fronts, we have dedicated men and women who, sacrificing comforts, are building a new India in every nook and corner of our human nation. And so, even in these days of difficulties, I have a dream. I have a dream that one day that mass, that ocean of youth will again unite and congregate and wipe out the name of corruption from this country. I have a dream that the youth will unite in spite of differences of caste, creed and religion. I have a dream of what Vivekananda wanted. Youth with muscles of iron and nerves of steel. What we need today is a second social revolution, the first one being the enforcement of our Indian Constitution. It is the Indian youth who can spearhead this social revolution, wiping out every single religious dogma and social evils like female foeticide and dowry system. If Kemal Atatürk can do it in Turkey, we Indians can do it in India also. Through this podium, I especially appeal to my women comrades who should join together, who should organize and raise the demands for equal pay, equal respect and equal position in the society which has long been denied to them. Through this podium of Youth Festival, through this podium of the National Youth Festival, I propose to the government that we should formulate a youth agenda encompassing all the aspiration of youth involving civil society. In the end, I would like to conclude by saying that we have heard what we need to do. We have seen what we need to do, and now is the time to actually do it. And together we can do it, together we will do it. I'm reminded of a line from the diary of Anne Frank. Why wait a single moment before you can change the world? So let's stand together. Even if you are alone, stand, do not quiver. Let me quote a few lines from the poem Ekla Chalo Re by Rabindranath Tagore. If they do not hold up the light when the night is troubled by storm, if they do not hold up the light when the night is troubled by storm, O thou unlucky one, O thou unlucky one, with the thunder flame of pain, ignite your own heart,
and walk alone. Walk alone and stop not till the goal is achieved. Thank you very much.